हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गया भाई आप सभी की? बताना मुझे एक बार, अगर आपकी क्लास शुरू हो गई है तो बताना। मनीष, शुभम, पाठक, अमित गुप्ता, क्लास शुरू हो गई? अगर आपने मुझे देखना सुनना शुरू कर दिया है तो एक बार आप बताएंगे। प्रणाम है, प्रणाम हो गई भाई। आज आप लोगों की जो की है कि जिससे हम क्लास स्टार्ट करते हैं वो लेट आई है, उसकी वजह से आपकी क्लास लेट हुई है। 8 बज के 4-5 मिनट के आसपास ही कि मैं एक्चुअली क्या हुआ कि ये की तो उन्होंने भेज दी थी, एक ना पीछे से भी एक्टिवेट करनी होती है, वो की नहीं थी उन्होंने। मैं क्लास यहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ, क्लास स्टार्ट हो ही नहीं रही है। फिर मैंने फ़ोन किया ऊपर, फिर उन्होंने वहाँ से रिलीज की तो उसमें भी 20-30 सेकंड का गैप होता तो वो 1 मिनट के आसपास लग गया। तो आपको ही असुविधा के लिए मैं बहुत खेद है, और मैं खुद 4-5 मिनट से बड़ा परेशान हूँ कि क्लास चल नहीं रही है, क्योंकि टाइमिंग, समय की बड़ी वैल्यू है। समय से काम होना जरूरी है। खासतौर से ऑनलाइन क्लास में जो बच्चा है उसे पता नहीं है कि क्या समस्या आ रही है, तो परेशान रहता है कहीं ऐसा तो नहीं केवल उसी की क्लास ना चल रही हो। तो इसलिए ऑनलाइन क्लास में मेरा रहता है कि बिल्कुल टाइम से क्लास चले, पर कई बार पीछे से दिक्कत होती है तो फिर हमारे हाथ बंद जाते हैं। ठीक है, अच्छा सर। रेडियो एक्टिव एलिमेंट का न्यूक्लियस बड़ा होता है? हाँ बिल्कुल बड़ा होता है। AKY, निशाल कुमार यादव, राजू, मोनू रजक, गौरव यादव, बाबू, राहुल कुमार, प्रवीण, शालेश, हरी, अभिषेक, गौरव, संतु, सबको बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब बढ़िया है, फर्स्ट क्लास हैं। बेटा आज हम जो हमारा चैप्टर है उसे हम शुरू करने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिसिटी। आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कल हमने एटम का जिक्र किया था और हमारी मजबूरी थी एटम का जिक्र करना। ठीक है, जो कल हमने क्लास पढ़ी थी उसमें। ठीक है, अब हम आज की क्लास करते हैं शुरू। सबसे पहले एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, ये भी हमारे आगे काम आएगी। लिखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक थोड़ा सा बेटा इसे भी समझेंगे। ठीक है, क्लास का नंबर चेंज नहीं हुआ अभी, मैं बोलता हूं। 1 मिनट रुको भाई, 1 सेकंड रुको। अब देखो, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण पे आते हैं हम। सबके कमेंट दिख रहे हैं भाई? ये मत लिखा करो क्लास में कमेंट दिख रहा नहीं दिख रहा है। अब देखो क्वांटिटेशन ऑफ चार्ज क्या है यहाँ समझेंगे। अब बिल्कुल भी कमेंट बाजी नहीं करेंगे, हमारे आज पहले ही 5-7 मिनट खराब हो चुके हैं क्लास में। देखो एक एग्जांपल मैं लेता हूं जनरली, उससे बच्चे समझ जाते हैं कि उम्मीद कर रहा हूं भी आप भी समझ जाओगे। मान लो कि आज रात को 8 बजे, तारीख क्या आज 27 अगस्त है शायद, तो मान लो क्या 27 अगस्त को रात को 8 बजे मोदी जी आए, 8 बजे, और आके बोले कि बहनों और भाइयों मित्रों, आज रात 12 बजे से, 8 बजे आके बोल रहे हैं कि 12 बजे से भारत में चल रहे सभी प्रकार के नोट जो हैं वो लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। भारत में किसी प्रकार का नोट नहीं चलेगा, सब प्रकार के नोट पर बैन लग रहा है। कोई नोट नहीं चलेगा, ना कोई सिक्का चलेगा। 1 रुपए से लेके, अब तो 2000 का बंद हो गया, 500 तक सब वैलिड, वो इलीगल हो जाएंगे। कोई लीगल टेंडर नहीं रहेगा, कोई भी वैध नहीं रहेगा। बस अब हम एक नया नोट निकालेंगे 100 रुपए का, केवल भारत में वही चलेगा। अब देखो अगर भारत में ऐसा हो कि 1 रुपए के सिक्के से लेके 500 रुपए तक कुछ भी ना चले, केवल और केवल एक 100 रुपए का नोट चलता हो, केवल 100 रुपए का, तो दो बातें आपको हमेशा कंफर्म होंगी। अगर आपको कोई दोस्त आपसे आके कहे कि भाई आपने कहा कि यार पार्टी दे, नया मोबाइल ले लिया है, वो कह दे कि यार पैसे तो है ही नहीं, आपको कितने पैसे हैं, आपके दोस्त ने कहा कि 173 रुपए है मेरे पास, तो समझ जाना अगर आपको दोस्त ऐसे 173 रुपए कहे कि यानी कि वो गलत सूचना दे रहा है।
भाई जब नोट ही 100 रुपए का चलता है तो 173 रुपए तो उसके पास हो ही नहीं सकते, यानी कि वो दोस्त झूठा है, उसे ग्रुप में से निकालने की सख्त आवश्यकता है। मान लो आप एक दोस्त ने कहा आपसे आके कि उसके पास 600 रुपए हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक जानकारी है कि आपके दोस्त के पास 6 नोट हैं। तो जब नोट ही 100 रुपए का चलता है तो 600 रुपए कब बनेंगे, जब 6 नोट होंगे। 500 कब बनेंगे, जब 5 नोट होंगे। लेकिन आज आपका दोस्त आके कहे कि उसके पास 600 रुपए है, आज नहीं बता सकते कि आप उसके जेब में कितने नोट हैं। हो सकता है कि एक 500 का हो, एक 100 का हो सकता है कि 200 के ही 3 नोट हो सकता है कि 100 के 6 नोट हो सकता है कि 50 के 12 नोट हो सकता है कुछ 10 के हों, कुछ 20 के हों, कुछ 50 के हों, कुछ सिक्के हों। तो आज तो आप नहीं बता सकते। लेकिन अगर नोट ही केवल 100 रुपए का चलता है तो आप ये बता सकते हैं कि आपके दोस्त के पास अगर 500 रुपए है तो 5 ही नोट होंगे। आप ये बता सकते हैं अगर आपका दोस्त कह रहा है कि 525 रुपए उसकी जेब में है तो झूठ बोल रहा है। यानी कि जब भी किसी दोस्त के पास अमाउंट होगा तो 100 के मल्टीपल में ही होगा, 100 की गुणा में ही होगा। 500 रुपए हो सकते हैं, 600 हो सकते हैं, 800, 1200, 1800, 1899 रुपए नहीं हो सकते। बस अगर ये बात आप समझ गए हैं कि अगर किसी के पास अमाउंट है तो 100 के मल्टीपल में होगा। वैसे आप यहां समझो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है, आवेश है, तो किसी वस्तु के ऊपर चार्ज हमेशा जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है हमेशा उसके इंटीजर मल्टीपल में होता है, उसके पूर्णांक में होता है। इसका मतलब यह है कि अगर किसी वस्तु के ऊपर चार्ज होगा हमेशा, तो हमेशा क्या होगा, ऐसा हो सकता है 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, यानी कि जो n की वैल्यू है यहां पर वो एक इंटीजर होगी, फ्रैक्शन में नहीं होगी। 1 2 3 4 5 हो सकती है, तो n की जो वैल्यू है वो इंटीजर हो सकती है, पूर्णांक हो सकती है, लेकिन पॉइंटों में नहीं हो सकती। यानी किसी भी वस्तु के ऊपर अगर चार्ज है तो हमेशा कितना चार्ज होगा, जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल में, उसके पूर्णांक गुणक में, यानी कि जो नंबर यहां पे होगा वो होगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे होगा। मान लो कि अगर मैं आपसे कह दूं कि एक वस्तु के ऊपर चार्ज है 1.22e, समझ आना कि गलत है। ये किसी वस्तु पर चार्ज हो सकता है जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल में, इंटीजर नंबर होने चाहिए, पूर्णांक, यानी कि 2e चार्ज हो सकता है, 3e हो सकता है, 3.5 नहीं हो सकता। तो किसी वस्तु के ऊपर जो चार्ज होता है जितना एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है उसके मल्टीपल में होता है, यानी किसी वस्तु के ऊपर चार्ज होता है Ne के बराबर। और यहां पे जो E का मतलब है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, कि जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज है वो मैंने कल बताया था, वो उसे हम E से लिखते हैं, और n की वैल्यू इंटीजर ही हो सकती है। जैसे मान लो अगर मैं आपसे कहूं एक वस्तु के ऊपर चार्ज है 100e, तो ये हो सकता है कि नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल हो सकता है, किसी वस्तु के ऊपर चार्ज 100e हो सकता है, 99.7e हो सकता है, सर ये नहीं हो सकता। अगर किसी वस्तु के ऊपर 100e चार्ज है, इसका मतलब पता है क्या है, जितना चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे उतना चार्ज है। भाई ई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो 100e क्या हो गया, जितना चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। 60e का मतलब क्या, जितना चार्ज 60 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। और यहाँ पे जो n है जिसकी वैल्यू इंटीजर में होगी, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर चार्ज 100e है यानी जितना चार्ज 100 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे, n का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो इस बात को दोबारा समझना, अगर मैं आपसे कहूं कि एक वस्तु के ऊपर कितना चार्ज संभव है, तो आप बोलेंगे एक वस्तु के ऊपर सर चार्ज संभव है जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है उसके इंटीजर मल्टीपल में होना चाहिए। यानी ई के 8 लिखा हो, 51 52 ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में, पॉइंट में वैल्यू नहीं होनी चाहिए। तो किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है एन ई के बराबर, और यहाँ पे एन की वैल्यू केवल और केवल इंटीजर में ही होगी। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि जो n का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका मतलब यह है अगर एक वस्तु पर 150 ई चार्ज है, यानी जितना चार्ज 150 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे उतना चार्ज है। अब ये बात आपको कितनी बढ़िया समझ में आई। अब हम कुछ क्वेश्चन आपसे पूछने वाले हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। एक दो क्वेश्चन जो मैंने कल की क्लास में बताया था आपको, उसे भी लेंगे हम, कल की क्लास और आज की क्लास से। हम्म, हम्म। जैसे कि
इस वाले प्रैक्टिस से, हाँ ये मिल गया। ये वाला क्वेश्चन करना भाई, ये क्वेश्चन करने की कोशिश करो सभी। अरे एन यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ऑर्बिट नंबर हुआ, ये हुआ वो हुआ। एक वस्तु पर कितना चार्ज होगा वो एन ई के बराबर है। यहाँ पे एन का मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। मान लो एक वस्तु पे चार्ज है 20 ई, यानी जितना चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। वस्तु पे चार्ज है 12 ई, जितना चार्ज 12 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाएंगे। इसका मतलब ये है, तो यहाँ पे एक चीज लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा आवेश संभव नहीं है। कह रहा है कि कौन सा चार्ज संभव नहीं है, ये आपको बताना है। पहला लिखा है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। अच्छा, आप सबको पता है कि 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, ये वैल्यू कितनी क्या होती है ई की। हमने कल आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 गुलाम। ठीक है, अब ये 3.2 लिखा है, यानी कि 16 दूनी 32, यानी कि चार्ज हो गया 2 ई के बराबर। 16 दूनी 32, 16 48, 16 का 64, ये हो गया 4 ई के बराबर। ये बेटा 1.6 का आधा, यानी कि चार्ज हो गया 0.5 ई। तो हमें पता है कि किसी वस्तु पर जो चार्ज होता है, जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके इंटीजर मल्टीपल में उसके पूर्णांक होना चाहिए आगे नंबर। तो ये चार्ज भी संभव है, एक वस्तु पे चार्ज ई के बराबर हो सकता है, वस्तु पे चार्ज 2 ई भी हो सकता है, 3 ई भी, 4 ई भी, 5 ई भी, लेकिन आगे वाली जो वैल्यू है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती। यानी आंसर है इसका डी ऑप्शन। जिन बच्चों ने डी लिखा है इसका, विजय, राहुल, विश्वजीत, अनुराग, साहिल, रोशन, रोकी, इन सब का ठीक है। ऐसे बेटा कल को मान लो क्वेश्चन आपसे पूछ लूं कि इनमें से कौन सा चार्ज संभव नहीं है, तो ऐसे भी लिख सकता है पेपर में 2.33 ई, एक लिख सकता है 125 ई, एक लिख सकता है 79 ई, एक लिख सकता है 3 ई। कौन सा चार्ज संभव नहीं है? आप कहेंगे सर यहां पर भी जितना एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है उसके आगे इंटीजर लिखा है, तो ये भी संभव है। पूर्णांक वैल्यू है, ये भी संभव है, ये भी संभव है, लेकिन चार्ज जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि फ्रैक्शन में हो। तो यानी कि ये वाला चार्ज संभव नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो किसी वस्तु पे जो चार्ज होता है वो जितना एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है उसके गुणक में ही हो सकता है, उसके मल्टीपल में ही हो सकता है, वो भी इंटीजर मल्टीपल। गुणक होना चाहिए 2 3 4 5 6, फ्रैक्शन वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन में आते हैं। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे, एसएससी, एनडीए, सीडीए सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ये करो, ये सुगम कुमार, हरि कृष्णा, विजय, गौरव, करते रहो। इसने कहा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम चार्ज, एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या होगी? एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। ठीक है, देखो बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लिखते हैं एन से, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है एन। और कह रहा है कि कितने चार्ज में, एक कूलम चार्ज में, चार्ज को लिखते हैं हम क्यू से, एक कूलम चार्ज में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बतानी है। तो जब भी आपसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा जाए तो समझ जाना कि ये फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, ये लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या का एक ही तो फॉर्मूला पढ़ाया गया है। तो जब भी पेपर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो समझ जाना कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण का फॉर्मूला हमारे पास है Q इक्वल टू एन ई। तो हमारे पास चार्ज कितना, 1 कूलम, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसे आपको अब सोल्व करना है। ये कूलम से कूलम कट गया, एन निकालोगे तो एन की वैल्यू आएगी 1 अपॉन, ये नीचे चला जाएगा 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19। इसे जब आप सोल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 6.25 गुणा 10 की पावर 18। याद रखना, सोल्व करने के बाद पावर 18 बचेंगे, तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18, ए ऑप्शन ठीक है। बी पर टिक मत लगा देना, और इससे सीधे ना फैक्ट के तौर पे याद भी कर लो। ये क्वेश्चन ना पेपर में बहुत आता है कि एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। तो याद रखना 6.25 गुणा 10 की पावर 18। जब इतने सारे इलेक्ट्रॉन आपस में मिलेंगे, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में इकट्ठे होते हैं तब जाके एक कूलम चार्ज बनता है। एक कूलम चार्ज देख रहे हो कितने सारे इलेक्ट्रॉनों को इकट्ठा होना पड़ेगा, 6.25 गुणा 10 की पावर 18, यानी ऐसे मान लो 625 गुणा 10 की पावर 16, यानी 625 के आगे
16 जीरो लगानी पड़ेंगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। अब पढ़ लो इसे, इकाई दाई सैकड़ा हजार हजार लाख 10 लाख करोड़ करोड़ खरब बरब पहुंच जाओ। इतने सारे इलेक्ट्रॉन जब आपस में इकट्ठे होंगे तब जाकर 1 कूलम चार्ज बनता है। तो 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों के मिलने से 1 कूलम चार्ज बनता है। इसे आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में साइड में। तो आज जो बच्चा क्लास में आया है अभी तक उसे 2 बातें याद रखनी है। एक तो ये बात याद रखनी है कि किसी वस्तु के ऊपर अगर चार्ज है तो वो चार्ज जो है जितना 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है उसके गुणक में होना चाहिए, पूर्ण गुणक में, इंटीजर मल्टीपल में। 12e 13e 14e 15e ठीक है, लेकिन 12.5 13.5 14.5 ये चार्ज संभव नहीं है। दूसरा मैंने क्या बताया, क्या याद रखना है कि 6.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलेंगे तो 1 कूलम चार्ज का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये 2 बातें जो बच्चे शुरू से क्लास में आए हैं उम्मीद कर रहा हूं कि उन्हें याद रहेगी। ठीक है, चलो अब मैं एक आध क्वेश्चन वो पूछता हूं कि कल की क्लास आपने कितने ध्यान से देखी, पढ़ के आए हैं कि आप नहीं पढ़ के आए हैं, वो हमें पता चलेगा। पहला क्वेश्चन ये करो, दीपक तिवारी, चंद्रशेखर चौहान, सागर कुमार, हिमांशु, अमित गुप्ता, दीपक कुमार, दीपक तिवारी, राहुल, गौरव, विजय, बजरंगी, अक्षय, राजकिशोर शर्मा, मुन्ना रेड्डी, उज्जवल, प्रदीप, सचेंद्रा, बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं हमें। और ये बच्चे जो लेट आए भाई उनसे मेरा अनुरोध है कि वो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ना किया करें क्लास में आकर। ये गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग के लिए केवल टाइम है 8 से 8:03 के बीच का। प्रतीक, मलारे, राज, किशोर, इसमें लिखा है कि कौन सा द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के निकटतम है। तो बेटा प्रोटॉन का एग्जैक्ट मास कितना था, पहले एग्जैक्ट लिखो। 1.673 गुणा 10 की पावर -27 किलोग्राम। अब इसे तो अब 10 तो मान नहीं सकते आप इसे, तो लगभग पूछेगा तो प्रोटॉन के वाले केस में तो 10 की पावर -27 ही रहेगा। तो यानी कि ए ऑप्शन सही है। अब ये क्वेश्चन था आसान। अगले वाला जो मैं पूछ रहा हूं थोड़ा सा आंख नाक कान खोल के बताना इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 जो बच्चा ठीक करेगा, यानी कल की क्लास उसने ढंग से देखी है। सुबह मोय, रोशन, पेप्सी वाला, कुलदीप कुमार सोरेन, विजय अर्जुन यादव, कमलदीप, मौसमी, जाहिद अली, राजकुमार, अर्जुन यादव, करते रहो, मौसमी विश्वास, अनुराग। इसने कहा है इन ए मेटल, एक धातु में। बेटा जो मेटल होते हैं आपको पता होते हैं कंडक्टर सुचालक। कल बताया था कि मेटल जो है कंडक्टर सुचालक का एग्जाम्पल है, कंडक्टर सुचालक। तो कह रहा है कि इसमें मेटल में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सभी इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए। एक कह रहा है कि ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर बाउंड टू देयर पेरेंट एटम, सभी इलेक्ट्रॉन अपने मूल परमाणु से बंधे हुए होते हैं। देयर आर नो इलेक्ट्रॉन, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। सम इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव, कुछ इलेक्ट्रॉन गति करने के लिए स्वतंत्र हैं। अब आपको पता चल गया कि भाई मेटल जो होते हैं ये कंडक्टर है, कंडक्टर में तो फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत सारे होते हैं। तो यहां पे कह रहा है कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये तो गलत हो गया। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एटम से बंधे हुए होते हैं, ये भी गलत हो गया। अब बेटा जब कंडक्टर होते हैं ना फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे मात्रा में। कैसे? मैंने आपसे कहा था कि न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काटते रहते हैं। तो बाहर वाली कक्षा से जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया वो फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया। तो इनमें बेटा बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ए ऑप्शन पर टिक लगा देते हैं। बेटा मेटल जो होते हैं कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं बहुत सारे, अरबों खरबों में। लेकिन वो अरबों खरबों कैसे इलेक्ट्रॉन बनते हैं? जो सबसे बाहर वाली कक्षा का इलेक्ट्रॉन है केवल वही तो बाहर निकलता है, बाकी इलेक्ट्रॉन तो अभी चक्कर ही काट रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते। ऐसा नहीं होता है कि न्यूक्लियस है इसके चारों तरफ अलग अलग कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। तो बेटा जो सबसे बाहर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन होता है ना वो बाहर निकलता है, ये बाकी तो अंदर चक्कर काट ही रहे हैं। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते कि जितने भी इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे थे न्यूक्लियस के सारे ही फ्री हो गए, नहीं। सबसे बाहर वाली कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है वो बाहर निकलते हैं। लेकिन थोड़े से हिस्से में ही अरबों खरबों एटम होते हैं। अगर हर एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलेगा तो फ्री इलेक्ट्रॉन भी अरबों खरबों हो जाएंगे। तो कंडक्टर में सुचालक में फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों होते हैं। तो अरबों खरबों कैसे बनते हैं? हर एक एटम से एक आध इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकलता है, किसी से एक निकला, किसी से दो निकले, किसी से एक, किसी से दो, तो भी अरबों खरबों हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाकी तो अभी चक्कर काट ही रहे हैं। तो इसका आंसर बनेगा डी ऑप्शन। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो ए पर टिक लगा देते हैं कि सारे इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं।
बेटा अगर सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, न्यूक्लियस एक तरफ और सारा इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, तो ये प्लाज्मा स्टेट बन जाती है, स्टेट ही बदल जाएगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं मूव करने के लिए, वो बात है कि वो कुछ की संख्या ही अरबों खरबों में है। ठीक है, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, सारे इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, बाकी अभी चक्कर काट रहे हैं, कुछ ही फ्री होते हैं। ठीक है, अब सबसे काम के टॉपिक पे आते हैं, हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव। देखो बेटा, ये समझने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ रफ कार्य करना पड़ेगा पहले यहां पे। पंकज रोज से था, सुब्रमण्या सुबह मोए कह रहे हैं सर ये तो नहीं, सेमीकंडक्टर में तो बेटा फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम होते हैं मूव करने के लिए। कल मैंने बताया था कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन अरबों खरबों में होते हैं, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है। सेमीकंडक्टर में बहुत ही गिने चुने होते हैं, लेकिन कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, अरबों खरबों में होते हैं। पर वो अरबों खरबों में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन भी निकलेगा ना एटम से, तो भी अरबों खरबों हो जाएंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को फ्री होने की जरूरत नहीं है, बाकी तो चक्कर ही काटते रहेंगे, सबसे आखिरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन ही बाहर आता है। ठीक है, देखो इसके लिए बेटा मैं थोड़ा सा एक रफ काम में कर रहा हूं यहां पे, रफ वर्क। इसे आपको लिखना नहीं है, ये पोटेंशियल को समझाने के लिए है, रफ कार्य। बोर्ड के एग्जाम में करते थे ना, पता नहीं आपके टाइम पे ऐसा था कि नहीं है। हमारे टाइम पे तो क्या होता था बोर्ड के एग्जाम में कि एक तरफ हम ऐसे लाइन खींच लेते थे और उसमें लिखते थे रफ वर्क रफ कार्य, है ना। ये लास्ट के एक पेज टीचर बोलता था कि रफ वर्क के लिए बना लो, और उस पर कहता था टीचर कि लिखना जरूरी है कि रफ वर्क, और बाद में उसे काट देना, है ना। अच्छा, अब एक चीज देखना, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा यहां पर एक वस्तु है, इसका मास द्रव्यमान है m किलोग्राम। अगर इस m किलोग्राम की वस्तु को मैं h हाइट ऊपर लेके चला जाऊं, तो इस m किलोग्राम की वस्तु को h हाइट ऊपर लेके जाने में मुझे कितना कार्य करना पड़ेगा। यह बात हम पढ़ते हैं जब मैं आपको वर्क पावर एनर्जी का चैप्टर पढ़ाता हूं, कार्य शक्ति और ऊर्जा वाला चैप्टर, तो वहां पे बहुत डिटेल में आएगा। ये पूरा हो सकता है कि एक दिन इसी के ऊपर बात चले। ठीक है, अच्छा देखो अभी हमारे पास में ये सरफेस पे एक वस्तु रखी है, इसका मास m है। अब इस वस्तु को मैं h हाइट ऊपर लेके गया, तो वहां पे हम एक चीज पढ़ेंगे कि अगर हम m किलोग्राम की वस्तु को h हाइट ऊपर लेके जाए, m किलोग्राम की वस्तु को अगर हम h हाइट ऊपर लेके जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। पहले समझो कि हमें कार्य करना क्यों पड़ता है, अपने आप से चीजें क्यों नहीं हो रही। भाई एक चीज बताओ, जब किसी वस्तु को आप ऊपर उठा के लेके जाओगे तो ग्रेविटी तो हर एक चीज को नीचे खींचती है। ग्रेविटी यानी कि धरती माता जो बल लगाती है उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर लेके जाओगे तो आपको ग्रेविटी के खिलाफ काम करना पड़ता है। धरती खींचेगी अपनी तरफ को, जैसे मार कर रहे हो छोड़ते नीचे गिर रहा है ग्रेविटी की वजह से। तो किसी वस्तु को जब मैं ऊपर लेके जाता हूं तो हम पढ़ेंगे क्लास में, यार किसी वस्तु को हम h हाइट ऊपर लेके जाए तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है, mgh के बराबर। तो किसी वस्तु को h हाइट ऊपर लेके जाने में आपको mgh कार्य करना पड़ेगा। कुछ बच्चे कहेंगे आप सर कैसी बातें कर रहे हो, किसी वस्तु को आप ऊपर लेके गए, आप कह रहे हो कि mgh कार्य करना पड़ेगा ग्रेविटी के खिलाफ। लेकिन ये mgh फॉर्मूला तो हमने पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का भी पढ़ा है कि अगर कोई वस्तु जमीन से h हाइट ऊपर हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी, उसकी स्थितिज ऊर्जा होती है mgh। ये बिल्कुल ठीक पढ़ा आपने। एक्चुअल में होता क्या है कि जब किसी वस्तु को आप ऊपर लेके जाते हो, तो किसी वस्तु को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो ऊपर लेके जाने में जितना कार्य आपको करना पड़ेगा वही कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है उस हाइट पर। तो अगर किसी वस्तु को मैं ऊपर लेके जाने में 100 जूल कार्य करना पड़ा तो इस हाइट पर इस वस्तु की पोटेंशियल एनर्जी 100 जूल होगी। तो किसी वस्तु को h हाइट ऊपर लेके जाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता है। किसी वस्तु को ऊपर लेके जाने में 500 जूल काम करना पड़ा तो मैं कहूंगा इसकी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 500 जूल है। ये बातें आपने पढ़ी कि नहीं पढ़ी, पहले बताओ मुझे। कोई एक आध धुरंधर ऐसा तो नहीं है
कि जो क्लास में सीधे ऐसे चलाया हो, 9th-10th क्लास स्किप की हो और सीधे कंपटीशन की तैयारी करने आ गया हो। इतना सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, किसी वस्तु को ऊपर उठाने में जितना कार्य करेंगे, कितना mgh, वही कार्य उसकी पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा कहलाएगा। ठीक है, ये कुछ याद है कि नहीं ये सब तुम्हें, या भूल गए हो? एक आध कह रहा जी नहीं, सीधे फिजिक्स मैंने जो है वो आपसे पढ़ना शुरू किया जीवन में। ग्राउंड पोटेंशियल जीरो क्यों होता है? वो रेफरेंस लाइन है, आपकी मर्जी है। जो रेफरेंस लाइन होती है ना, वहां पे हाइट h जीरो हो जाएगी, मतलब यहां से पोटेंशियल एनर्जी नाप रहे हैं। तो एक बच्चा कह रहा है कि जीरो क्यों होता है? ग्राउंड पे h की वैल्यू जीरो है, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। पढ़ा है? बहुत बढ़िया। अगर आपने पढ़ा है तो मेरा काम आसान हो गया। अब इस बात को साइड में याद करके रखना। अब मैं आ रहा हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे। देखो एक चीज बताओ, मान लो बेटा मैं यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, अगर मैं इसके पास दूसरा चार्ज लेकर आ गया तो आप कहोगे सर आपने हमें बताया था कल की क्लास में कि अगर हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हो, अगर वो दोनों पॉजिटिव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित रिपेल करेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो अट्रैक्ट करेंगे। कल आपने बताया था ना कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सॉरी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, लेकिन प्रोटॉन प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल प्रतिकर्षित करेंगे। ये आपने हमें बताया था। लेकिन एक चीज बताना, ये चार्ज पार्टिकल तो रखा है यहां पर और एक चार्ज पार्टिकल रखा आपके घर में, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल कर लेंगे क्या? आप कहोगे जी नहीं, नहीं करेंगे। भाई कोई भी चार्ज, जैसे मान लो मैं यहां पे एक चुंबक रख दूं, मान लो एक चुंबक है यहां पर, चुंबक मुझे पता है कि दूसरी चुंबक पर फोर्स लगाती है, लेकिन एक चुंबक मेरे घर में हो और एक आपके घर में हो, ये दोनों चुंबक के भाग भाग के चिपक जाएंगे आपस में? नहीं। यानी किसी भी चुंबक के आसपास एक क्षेत्र होता है, अगर उस क्षेत्र में दूसरी चुंबक आएगी तभी आपस में एक दूसरे फोर्स लगाएंगी। तो बेटा ऐसे कोई भी जो चार्ज पार्टिकल होता है ना, उसके आसपास एक क्षेत्र होता है, अगर उस क्षेत्र में दूसरा चार्ज आएगा तो तभी उसके ऊपर फोर्स लगेगा। जैसे मेरे पास में ये चार्ज पार्टिकल है, मान लो ये कोई प्रोटॉन है, अगर इसके आसपास दूसरा चार्ज यहां पड़ा हो तो कुछ नहीं करेंगे आपस में, ना आकर्षित ना प्रतिकर्षित। अगर वो चार्ज पार्टिकल इसके क्षेत्र में आ गया, इस क्षेत्र में आ गया जो मैंने सर्कल से बनाया, तभी इसके ऊपर बल लगाएगा। तो किसी चार्ज के आसपास का वो क्षेत्र जिसमें दूसरा चार्ज आने पर बल लगे, उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसे हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र। ठीक, यानी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल यहां है, दूसरा यहां रखा है, तो कुछ नहीं करेंगे आपस में। यहां रखा है कुछ नहीं करेंगे, यहां रखा है कुछ नहीं करेंगे, लेकिन जैसे वो इस बाउंड्री को कूद जाएगा, इसके क्षेत्र में घुसेगा। भाई मान लो कि जैसे इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री है ये, ठीक है, अब मान लो कोई पाकिस्तानी यहां घूम रहा हो, हमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन उसने गलती से अगर इसे क्रॉस करने की कोशिश की तो उसे लपेटा जाएगा नहीं लपेटा जाएगा? आपको जो बिल्कुल लपेटा जाएगा, है ना, सीधे भगवान के पास भेजा जाएगा उसे। तो ऐसे यहां पर भी है, अगर वो इस इधर घूम रहा है तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन जैसे वो इस क्षेत्र में आएगा, ये पेनिट्रेट करने की कोशिश करेगा, अब ये इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। अब मान लो कि मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है यहां पर, ठीक, इसकी बाउंड्री से बाहर है, तो बेटा इसकी बाउंड्री से बाहर का मतलब हम बोल देंगे कि वो इन्फिनिटी पे है, अनंत पे। अनंत का मतलब है कि इससे काफी दूर है। अनंत का मतलब ये नहीं है कि दूसरा चार्ज पार्टिकल कोई अरबों खरबों किलोमीटर दूरी हो, बस इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर है। अनंत का मतलब ये है। अभी हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था, इसके वैद्युत क्षेत्र से, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर एक दूसरा चार्ज रखा है। अगर बेटा मैं इस दूसरे वाले चार्ज को अनंत से लेकर इसके फील्ड में लेकर आऊंगा, लेके अंदर आ रहा हूं, जैसे मैं अंदर घुसूंगा तो ये तो इसे रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इसे दूर भगाएगा, ये कहेगा भाई साहब मेरे अंदर क्षेत्र में क्यों आ रहे हो। लेकिन हम जबरदस्ती से लेके आ रहे हैं, 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 मान लो कि मैं इस पॉइंट पी तक लेके आ गया, तो बेटा इस चार्ज पार्टिकल को अनंत से इस बिंदु पी तक लेकर आने में मुझे जितना कार्य करना पड़ा, वही कार्य इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे मैंने यहां पर ग्रेविटी के खिलाफ जितना काम किया, ग्रेविटी के खिलाफ जितना कार्य किया, वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाया। ऐसे ही ये इस चार्ज पार्टिकल के क्षेत्र में जब मैं इसे लेकर आऊंगा तो मुझे ये क्या करेगा, इसे दूर धक्का मारेगा ये। तो इस चार्ज पार्टिकल को जब मैं इसे यहां पर लेकर आऊंगा तो मुझे जितना काम करना पड़ेगा वही कार्य इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन बहुत आती है एग्जाम में कि एकांक आवेश को, यानी कि यूनिट चार्ज को, भाई एकांक आवेश का मतलब होता है कि एक कूलम आवेश को, तो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है
वही कार्य उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैद्युत विभव कहलाता है। थोड़ी डेफिनेशन अजीब सी है, लिखूंगा तो क्लियर हो जाएगी। डेफिनेशन क्या है कि बाय डेफिनेशन हमें 1 कूलम चार्ज लेना है, कि 1 कूलम यानी कि एकांक आवेश, यूनिट चार्ज को अनंत से, मतलब काफी दूर से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा। तो जितना काम करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। जैसे किसी वस्तु को ऊपर उठाओगे, ग्रेविटी के जितना खिलाफ काम करोगे वही कार्य पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो यहां पर भी जितना काम करोगे वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाएगा। तो वैद्युत विभव क्या होता है कि अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। ठीक है, ठीक। अच्छा, अब यहां पे लिखेंगे हम, इसमें डेफिनेशन लिखेंगे हिंदी इंग्लिश, थोड़ा टाइम लगेगा। देखो ये जो सबसे, यही थोड़ा 10-15 मिनट थोड़े से में अजीब से हैं, उसके बाद ये चैप्टर बहुत आसान हो जाता है। तो शुरू में थोड़ा सा डेफिनेशन में, जब मैं 2-4-5 न्यूमेरिकल करा दूंगा आपको धीरे धीरे इसे फील आने लगेगा, पर टाइम लगेगा, एकदम नहीं आएगा। पहले मैं चलो हिंदी में लिख देता हूं, इंग्लिश वालों को बाद में लिखेंगे। एकांक आवेश को, एकांक का मतलब होता है बेटा 1 कूलम मान लो, है ना। एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे, द वर्क डन to bring a unit charge from infinity to a point, in electric field to a point in electric field is called electric potential at that point। एकांक आवेश को अनंत से, अनंत यानी कि दूर से, अनंत मतलब यानी कि तारों पे चले गए, एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज आप कहोगे सर आप जो चार्ज लेकर आ रहे हो, आप कहोगे जब चार्ज को हम लेकर आएंगे तो ये वाला चार्ज तो इसे प्रतिकर्षित करेगा, रिपेल करेगा, तो हमें उसके खिलाफ इसे लेकर आना पड़ेगा। तो जरूर थोड़ा ना कि रिपेल ही करे। आप इसे अगर नेगेटिव ले लेंगे, अगर आप इसे नेगेटिव ले लेते फिर तो ये अट्रैक्ट करता। अब ध्यान रखना, बाय डेफिनेशन जो आप चार्ज लेकर आएंगे वो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि एकांक धनात्मक आवेश को, तो यहां पर एक शब्द जोड़ देना कि एकांक धनात्मक आवेश होना चाहिए। एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब यहां पे एक फॉर्मूला में बना रहा हूं, उसका मैं आपसे न्यूमेरिकल पूछूंगा। बेटा मान लो कि अगर मुझे क्यू चार्ज लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, क्यू का मतलब है 5 कूलम, 10 कूलम, 12 कूलम, तो मान लो कि मुझे 10-12 कूलम चार्ज लाने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो 1 कूलम लाने में कितना करना पड़ेगा? हमें तो ये देखना ना कि 1 कूलम एकांक आवेश के लिए चेक करना है, तो 1 कूलम लाने के लिए काम करना पड़ेगा W/Q, और 1 कूलम लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वही तो पोटेंशियल कहलाता है। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनेगा W/Q। तो इससे मैं अभी आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा इस फॉर्मूले से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला याद रखेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है कि कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। ये पोटेंशियल को लिखते हैं V से। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। रट लो इसे, ये रेलवे का तो फेवरेट है, ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछता है वो।
तो पोटेंशियल का फॉर्मूला है कि कितना वर्क कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए, डब्ल्यू बाई क्यू डब्ल्यू बाई क्यू डब्ल्यू बाई क्यू। अच्छा बेटा, चार्ज जो है, वर्क जो है इसकी एसआई यूनिट होती है जूल। अगर मैं वर्क के लिए जूल यूज करूं, चार्ज का एसआई मात्रक होता है कूलाम, तो पोटेंशियल की एसआई यूनिट होती है वोल्ट, उसका एसआई मात्रक वोल्ट। देखो हम पोटेंशियल को वोल्ट में तभी लिखेंगे अगर मैं वर्क के लिए जूल का यूज करूं, चार्ज के लिए कूलाम का। तो यहां से अगर मैं 1 वोल्ट लिखना चाहूं तो 1 वोल्ट किसके बराबर होगा, जूल पर कूलाम के बराबर। इसे भी उतार लेना, यहां तक का लिखो, फॉर्मूला सब बच्चे लिखेंगे। एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु, अब देखो एकांक आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य है, उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। अगर एकांक आवेश के लिए है, मान लो मैं एकांक आवेश नहीं लगाया, क्यू चार्ज लगाया, क्यू का मतलब 5-7 कूलाम, तो क्यू चार्ज लाने में अगर डब्ल्यू काम करना पड़ा तो एकांक आवेश के लिए करना पड़ेगा डब्ल्यू बाई क्यू, तो वी की वैल्यू हो जाएगी डब्ल्यू बाई क्यू के बराबर। ठीक है। अच्छा दूसरी चीज, एक चीज और देखना, अगर बेटा मैं इससे अनंत से इस बिंदु तक लेके आया, तो मैंने कहा कि क्यू चार्ज को अनंत से यहां तक लेकर आया मैं, ठीक है, तो जितना कार्य किया वो पोटेंशियल कहलाया। लेकिन अगर मैं इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही, इसी के अंदर ही इस क्यू चार्ज को मान लो बिंदु ए से बिंदु बी तक लेके जाऊं, बिंदु ए से बी तक, तो एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वो दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। देखो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में क्या क्या कार्य है, पोटेंशियल, लेकिन एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि एकांक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य। दोनों की डेफिनेशन लगभग लगभग सेम है, बस यहां पे क्या लिखा हमने कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, विभांतर में क्या लिखेंगे कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य है। तो एक बार इसके डेफिनेशन भी लिख लेंगे, लिखेंगे एकांक धनात्मक, एकांक धनात्मक आवेश को, एकांक धनात्मक आवेश को वैद्युत क्षेत्र के, वैद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, ले जाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य दोनों बिंदुओं के बीच का, दोनों बिंदुओं, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। इंग्लिश में लिखेंगे द वर्क डन, द वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट चार्ज from 1.2 from 1.2 another, from 1.2 another in an electric field, in an electric field is called electric potential difference, is called electric potential difference between these two points, between these two points। दोबारा सुनेंगे मैं ध्यान से, इसमें टाइम लगता है इस टॉपिक में। मैंने कहा कि एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में क्या कार्य क्या कहलाता है, विभांतर। मान लो कि हम क्यू चार्ज लेके आए, तो क्यू चार्ज लेके आने में डब्ल्यू कार्य करना पड़ा, तो एकांक आवेश लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डब्ल्यू बाई क्यू। और एकांक आवेश को एक से दूसरे बिंदु तक लाने में क्या कार्य कहलाता है, विभांतर। विभांतर को लिखते हैं डेल्टा वी से, यानी विभव हो उसका फॉर्मूला भी डब्ल्यू बाई क्यू है, विभांतर हो उसका फॉर्मूला भी डब्ल्यू बाई क्यू है। तो पेपर में पोटेंशियल पूछे चाहे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, दोनों का फॉर्मूला डब्ल्यू बाई क्यू है। बस फर्क क्या है कि यहां पर कार्य क्या है,
एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य है। और पोटेंशियल में क्या कौन सा कार्य होता है? अनंत से एक बिंदु से दूसरे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। तो पोटेंशियल में कार्य कौन सा है? अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है। और पोटेंशियल डिफरेंस में कौन सा कार्य है? ये एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य है। तो यहां पे भी सब वोल्ट में नापेंगे पोटेंशियल डिफरेंस की, ऐसा यूनिट भी वोल्ट ही होती है, वोल्ट। ठीक है। अब हमारे पास में एक बार मैं आपको से दोबारा बता देता हूं, जैसे आपसे कोई पोटेंशियल पूछे विभव, तो विभव का फॉर्मूला भी याद रखेंगे, W/Q, कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए। पोटेंशियल डिफरेंस, कितना कार्य किया बटे कितना चार्ज लेकर आए, दोनों का फॉर्मूला सेम है। यहां पर भी W/Q निकालना, यहां पर भी W/Q निकालना। याद रखना जब न्यूमेरिकल करो, ये चार्ज को कूलम में ही रखना और वर्क को किस में रखना है? जूल में रखना है। ठीक है। एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका एक नाम और होता है, कई बार पेपर में पोटेंशियल डिफरेंस यूज नहीं करता, विभवांतर का एक अदर नाम होता है वोल्टेज। तो अगर वो कह दे कि दो बिंदुओं के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, ये भी कह सकता है कि वोल्टेज 12 वोल्ट है, तो विभवांतर का अदर नेम होता है वोल्टेज, अदर नेम है वोल्टेज। अब जितना मुझे आपको बताना था मैंने बता दिया, अब मैं आपसे केवल क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है। चलो अब आपका टेस्ट शुरू है, 1 बाय 1 गोली की रफ्तार से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब पहला ही क्वेश्चन ये करो, जाहिद अली, पॉजिटिव के इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर नेगेटिव चार्ज लेके आओगे तो फिर अट्रैक्ट होगा। इसने कहा कि एक बिंदु पर विभव 20 वोल्ट का है, तो कोई पॉइंट है उस पर पोटेंशियल कितना है? 20 वोल्ट का। पोटेंशियल को लिखते हैं हम 20 है, तो 20 वोल्ट का है। कह रहा है कि 0.5 कूलम आवेश को कितना चार्ज लेकर आना है? 0.5 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो अनंत से किसी बिंदु तक लाने में कितना कार्य किया गया होगा। तो बेटा पोटेंशियल दे रखा है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? W/Q। अब हमारे से पूछ रहा है W, तो W कितना हो जाएगा? QV के बराबर। न्यूमेरिकल करते समय याद रखना कि चार्ज कूलम में ही होना चाहिए, कूलम में ही है। पोटेंशियल वोल्ट में है, बिल्कुल ठीक है। अभी देखो चार्ज कितना है? 0.5, पोटेंशियल है 20, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? 10 जूल। तो आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। अरे कर लोगे ना सभी? अशोक, पंकज, मुकेश, सुनील, अभी, ये 10-5 क्वेश्चन करके ये टॉपिक अपना होता है, वरना अजीब सा लगता है। जिन बच्चों को बहुत साल हो जाते हैं ना पढ़े हुए, लगता है कि पता नहीं क्या बता दिया मास्टर ने, अजीब सा क्या पढ़ा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 करो। पंकज, दीपक, राजू, सौरभ, यादव, राकेश, साहू, सागर, कुमार, विकास, रोहित, राणा, नितेश, सबका ठीक आंसर आ रहा है। कह रहा है कि एक बिंदु ए से बिंदु बी तक एक आवेश लिया जाता है, प्रक्रिया में प्रति इकाई आवेश में क्या क्या कार्य? प्रति इकाई यानी कि बेटा एकांक, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो बेटा एक बिंदु ए से बिंदु बी तक, एक बिंदु ए से बिंदु बी तक अगर लेके जाने में क्या क्या कार्य क्या कहलाता है? दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर। ये इसने डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछ लिया कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एंड ए, तो बी और ए के बीच का विभांतर। तो ये आपने सी आंसर आ गया इसका। ठीक है। क्वेश्चन का नंबर लिखना जरूर साथ में, ABCD मत लिखो, कई क्वेश्चन पूछूंगा ना मैं, तो मुझे पता नहीं चलेगा आप किस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो। तिलक मिश्रा, रोकी सिंह और ये सत्यम चौधरी, क्वेश्चन का नंबर लिखो भाई साथ में। चंद्रशेखर, चौहान, राम प्रसाद, मीणा, अभी, विश्वजीत, संतु, जिलानी, कादरी, बजरंगी, विकास, करते रहो। ये कह रहा है कि जूल पर कुलाम किसके बराबर होता है? बेटा जूल पर कुलाम, देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, ये बिहार में ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, जूल पर कुलाम। तो आपको पता है कि जो जूल होता है ये किसके लिए होता है? कार्य के लिए। तो W, कुलाम होता है चार्ज के लिए। तो इनके सिंबल लिख लो कि जूल होता है कार्य के लिए W, कुलाम होता है चार्ज के लिए। तो W/Q किसका फॉर्मूला बन गया बेटा? तो पोटेंशियल का बन गया। पोटेंशियल को नापते हैं वोल्ट में, तो जूल पर कुलाम हो गया वोल्ट के बराबर। और ये मैंने लिखवाया भी था आपको, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q। मैंने कहा था कि अगर आप वर्क को जूल में नापें, चार्ज को कुलाम में नापो, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला बनता है वोल्ट।
और यहां से मैंने आपको बताया था कि 1 वोल्ट किसके बराबर हो गया, 1 वोल्ट बराबर हो गया जूल पर कूलम के। ये लिखवा रखा आपको, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 29, अभी, सुरेश, कुमावत, मोनू, रजक, सागर कुमार, मनोरमा यादव, हरि मोहन, करते रहो। कह रहा है कि परिमाण 2 कूलम के आवेश को 118 वोल्ट पर एक बिंदु से 128 वोल्ट पर एक बिंदु तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो बेटा कह रहा है कि 2 कूलम का आवेश है, तो चार्ज कितना है 2 कूलम का, और उसे कहां से कहां लेके जा रहे हैं, एक बिंदु जिस पर पोटेंशियल 118 वोल्ट है, दूसरे बिंदु जहां पर 128 वोल्ट है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं आप। 118 से कहां लेके जा रहे हैं 128 पर, तो डिफरेंस निकलता है हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल। तो 128 वोल्ट में से 118 वोल्ट आप घटाओगे तो विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा 10 वोल्ट का। तो कह रहा है कि कितना कार्य करना पड़ेगा, तो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ता है। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है W/Q, हमें निकालना है कार्य, तो कार्य हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। तो Q कितना है 2 कूलम, डिफरेंस है 10 का, तो यानी कि 20 जूल काम करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कैसे कैसे कहां कितना तक उसे घुमा फिरा सकता है, सारे करेंगे हम। 20 जूल आया सबका। इसका आंसर मैं आपका देखना पसंद करूंगा, क्वेश्चन नंबर 33। भाई आप कहने के बाद भी खाली CC लिख रहे हो, क्वेश्चन का नंबर जो बच्चा नहीं लिख रहा उनका किससे कमेंट नहीं पढ़ा जाएगा। सबसे पहला तरीका है कि आप क्वेश्चन का नंबर लिखो, फिर उसके आगे ABCD लिखो, जो भी आपको ठीक लग रहा है। शुभम तोमर अच्छा आंसर दे रहे हैं, अनुराधा कुमारी का भी ठीक है, शौर्या, अनुराग यादव का पिछला क्वेश्चन इनका ठीक है, दीपक, शुभम, ये खाली ABCD वालों को मैं काउंट ही नहीं करूंगा। अब देखो बेटा इस क्वेश्चन में हल्का सा उसने घुमाया, कह रहा है कि 5 मिली कूलम के आवेश को अनंत से बिंदु P तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा जिस पर विभव 12 वोल्ट है। तो विभव कितना दे रखा है, V से लिखते हैं 12 वोल्ट है, विभव है 12 वोल्ट। अब यहां देखो अनंत से कितना चार्ज लेकर आ रहे हैं 5 मिली कूलम, भाई चार्ज है 5 मिली कूलम। तो मुझे एक चीज बताओ कि मैंने कहा था कि जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आप हमेशा SI यूनिट यूज करेंगे। तो चार्ज की यूनिट मैंने कूलम लिखवाई, आपको मिली कूलम नहीं लिखवाई। तो मिली का मतलब होता है बेटा 10 की पावर -3, तो इसे आपको मिली कूलम को कूलम में बदलना पड़ेगा। वो मिली दे दे जाता रहा माइक्रो चार्ज देता इतने माइक्रो कूलम का है। अगर बेटा माइक्रो लिखे वो, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 1 माइक्रो कूलम, माइक्रो को लिखते हैं म्यू से, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 कूलम माइक्रो, और मिली का मतलब होता है 10 की पावर -3। तो बस अब तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो पोटेंशियल क्या होता है W/Q, तो W किसके बराबर आएगा Q इंटू V के। तो चार्ज कितना है 5 गुणा 10 की पावर -3, और ये कितना है 12, तो 12 पंजे 60 गुणा 10 की पावर -3, ठीक है। तो इसे अगर आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 2 3 0.06 जूल, ठीक है, 0.06। तो 0.06 यानी कि बी करेक्ट आंसर है इसका। तो जिस बच्चे ने मिली कूलम को कूलम में नहीं बदला उसका गलत हो सकता है ये, बाकी वैसे ज्यादातर बच्चों को ठीक ही दिख रहा है मुझे। एक आध बच्चे ने ए लिखा है उसका गलत है। तो मैं उम्मीद करके चल रहा हूं कि आप सब बच्चे जो हैं वो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का क्वेश्चन तो कर ही लेंगे। पोटेंशियल क्या होता है W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर भी क्या होता है W/Q। बस क्या याद रखना है कि चार्ज कूलम में ही होना चाहिए और कार्य जो है वर्क जो है वो जूल में ही होना चाहिए, ठीक है। बहुत बढ़िया, अभी बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बेटा इस बात को जरूर ध्यान रखना। तो फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करा देता हूं। हमने क्या बताया आपको कि
अगर आपसे कहे कि अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, उस बिंदु पर पोटेंशियल, एक से दूसरे बिंदु तक लेके जाने में किया गया कार्य, दोनों बिंदुओं के बीच का विभांतर। ये डेफिनेशन से भी हमने क्वेश्चन कर ही लिया है। इनके न्यूमेरिकल से क्वेश्चन आता है, याद रखना, इंपोर्टेंट है ये। अगर कोई बच्चा हमारी क्लास में जो ग्रुप डी की तैयारी भी कर रहा है, रेलवे ग्रुप डी की, इससे क्वेश्चन आएगा हर तीसरे चौथे सेट में, तो जरूर करके जाना है इसे। ठीक है, चलो आज के लिए इतने रखते हैं, बाकी कल पढ़ेंगे हम और डिटेल में। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी कल मिलते हैं। देखो ये चैप्टर क्या है ना, इसे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करेंगे। ये थोड़ा सा हल्का सा, जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं उन्हें परेशान करता है, तो उसमें इतना नहीं करेंगे कि हम जो झेल पाए वो सभी हम स्किप कर दें। तो धीरे धीरे इसमें लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू, बाय।